गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज जीपीएस। तो बच्चों आज जो है उसके चौथे भाग में आज जो है जो आपका बताया गया था अर्थशास्त्र में मूल्य निर्धारण में समय तत्व का महत्व पढ़ेंगे आज, है ना। तो मांग पूर्ति सातवें भाग से पढ़े थे अपन, उसमें जो पाठ में दिया था बच्चों उसमें का, है ना। तो इसी का जो है चौथे भाग में देखते हैं मूल्य निर्धारण में समय तत्व का महत्व, जो इसे पूर्ति पाठ में से पुनः के अंतर्गत से लिया गया था। तो चलिए ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर किसी भी वस्तु के मूल्य निर्धारण में समय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। मतलब समय के अनुसार हमको मूल्य का निर्धारण करना पड़ता है। प्रोफेसर मार्शल पहले ऐसे शास्त्री हुए जिन्होंने मूल्य के निर्धारण के समय के महत्व को स्पष्ट किया गया है, किस प्रकार हमको मूल्य निर्धारण करना चाहिए। तो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार सामान्यतः विचारधारणी समय अवधि जितने कम होगी, मूल्य पर पड़ने वाला मांग के प्रभाव पर हमें उतना ही अधिक ध्यान देना होगा, और यही समय अवधि जितनी ही अधिक लंबी होगी, मूल्य पर उतना ही जो है प्रभाव उत्पादन लागत का होगा। तो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार बोला गया है कि मूल्य सदैव मांग और पूर्ति के संतुलन द्वारा निर्धारित होती है, मतलब दोनों के संयोग से। लेकिन मांग और पूर्ति की शक्तियों के संतुलन की दशा पर विचार पहुंचने के लिए बहुत समय लगता है। अतः अधिक समय पर तक अस्थायी संतुलन बना रहता है, और समय के साथ साथ अस्थायी संतुलन स्थायी संतुलन में बदल जाती है। अंतिम जो है स्थिति में स्थायी संतुलन पुनः संतुलन में बदल जाता है। प्रोफेसर मार्शल ने मांग व पूर्ति के प्रभावों को ध्यान में रखकर मूल्य निर्धारण की दृष्टि से समय को निम्नलिखित विचार 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला, अति अल्पकालीन कम समय के लिए। अल्पकालीन मतलब थोड़ा समय के लिए बढ़ाकर, दीर्घकालीन मतलब बहुत लंबे समय, अति दीर्घकालीन और बहुत समय तक के लिए वस्तु का मूल्य का निर्धारण किया जाता है बच्चों। तो देखेंगे अति अल्पकाल मतलब वेरी शॉर्ट पीरियड में समय में। अति अल्पकाल वह समय अवधि है जिसके अंतर्गत पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वहाँ पर कभी भी पूर्ति नहीं हो सकता, क्योंकि समय प्रायः एक दिन या एक सप्ताह होता है। क्योंकि अति अल्पकालीन समय अवधि पूर्णतः प्रायः निश्चित स्थिर होती है, इसलिए मूल्य निर्धारण में मांग की प्रधानता रहती है। इस तरह का बाजार सामान्यतः अति जो है नाशवान व स्थायी वस्तुओं जैसे मछली है, वो 1 दिन से 2 दिन, ज़्यादा 3 दिनों से ज़्यादा नहीं रह सकता बच्चा सब वाले, है ना। दूध है, वैसे ही साग सब्जी इत्यादि के लिए होता है, जो बहुत ही अल्प छोटे समय के लिए होता है। तो अल्पकालीन मूल्य को बाजार भी कहा जाता है इसी को। अति अल्पकालीन बाजार मूल्य में मूल्य निर्धारण की व्याख्या निम्न रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट किया जा सकती है। बच्चों देखेंगे यहाँ पर प्रस्तुत रेखा चित्र में SQ की अति अल्पकालीन बाजार की पूर्ति रेखा है, जो OQ मात्रा में पूर्ति की स्थिर मात्रा को यहाँ पर बताया जाता है बच्चों। यहाँ पर अतः DD मांग वक्र SQ वक्र मांग को E बिंदु पर काटता है। देखिए यहाँ पर, इसीलिए वस्तु का मूल्य OP निर्धारित हो जाता है यहाँ पर, है ना। यदि बाजार में वस्तुओं की मांग बढ़कर DD1 होती है, मतलब दिशा निर्देशांक मांग में, तब मांग पूर्ति संतुलन E बिंदु पर होगी और वस्तु का मूल्य बढ़कर OP1 होती है। इसके विपरीत यदि किन्हीं कारणों से मांग घटकर DD2 होती है, तो नया संतुलन E पर होगा और मूल्य जो है घटकर OP2 पर रह जाता है। इस प्रकार जो है अति अल्पकाल में मांग के बढ़ने घटने के साथ साथ वस्तुओं के मूल्य में भी उतार चढ़ाव आने लगता है बच्चों। ठीक है, अगला देखेंगे यहाँ पर अल्पकालीन मतलब शॉर्ट पीरियड में। अल्पकाल वह समय अवधि है जिसमें पूर्ति में परिवर्तन लाया है, लेकिन उपलब्ध साधनों से ही इसमें समय की अवधि 1 माह से लेकर 1 वर्ष तक होती है। लेकिन समय इतना कम होता है कि उत्पत्ति के साधन जैसे मशीनों के आकार या नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसको बदला नहीं जा सकता मशीनों को। केवल वर्तमान साधनों के द्वारा ही पूर्ति में कमी या वृद्धि की जा सकती है, मतलब उस समय रहते हुए, है ना। इसलिए अल्पकालीन बाजार के मूल्य निर्धारण में मांग की ही प्रधानता रहती है, लेकिन अति अल्पकालीन की तुलना में जो रहता है इसमें पूर्ति का प्रभाव अधिक रहता है, मतलब कर इसमें पूर्ति किया जा सकता है। यही कारण है कि अल्पकाल में प्रस्तुत प्रसाधनों का अधिक उपयोग करके पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। इसे निम्न रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ पर बताया गया है प्रस्तुत रेखा चित्र में DD जो प्रारंभिक मांग वक्र है, SS प्रारंभिक पूर्ति वक्र है, जो एक दूसरे को E बिंदु पर यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, काट रहे हैं। तो अतः E प्रारंभिक संतुलन बिंदु मतलब उसी में हमारा संतुलन होता है। यदि मांग बढ़कर DD1 हो जाती है, ऊपर में दिया गया है, तो उत्पादन अधिक मात्रा में करने के लिए प्रेरित होगा। किंतु यदि जो है मांग बढ़कर जो है DD1 हो जाती है, तो उत्पादन मात्रा अधिक करने के लिए प्रेरित क्यों होगा, जिसके कारण पूर्ति बढ़कर SS हो जाती है। इस प्रकार जो है नया संतुलन बिंदु E1 तथा नया संतुलन मूल्य
OP1 और E1 और Q होगा। यदि मांग में वृद्धि होने पर भी पूर्ति ना हो पाती है तो नया संतुलन मूल्य OP2 होती है। अतः स्पष्ट है कि अल्पकाल में वस्तु का मूल्य मांग और पूर्ति दोनों शक्तियों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। फिर भी इसमें मांग की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है, मांग इसमें बढ़ते जाता है। अब देखते हैं लॉन्ग पीरियड, दीर्घकालीन जो होता है लंबा कार्य। दीर्घकालीन वह है समयावधि है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, मतलब बदलते रहते हैं, तथा मांग के अनुरूप पूर्ति में संयोजन किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है। इसमें इस समयावधि में अन्य फार्म उद्योग में प्रवेश कर सकता है, दूसरा में जा सकता है, हमको बताया गया। एक वर्तमान फार्म उद्योग से बहिर्गमन कर सकती, मतलब बाहर से, तथा सभी फर्म अपने उत्पादन की क्षमता को आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकती है। दीर्घकाल में वस्तु के मूल्य निर्धारण में उसके उत्पादन की लागत का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इस समय अवधि में वस्तु का मूल्य उसी औसत न्यूनतम लागत के बराबर होगा। निम्न रेखा चित्र से स्पष्ट किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर उपयुक्त रेखा चित्र में उद्योग की मांग और पूर्ति की शक्ति ई बिंदु पर काट कर OP कीमत का निर्धारण करती है, तथा उद्योग में कुल OQ मात्रा तक वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जा सकता है। यही है जो है OP कीमत फर्म के द्वारा स्वीकार की जाती है। यह कीमत दीर्घकालीन औसत लागत LAC तथा दीर्घकालीन सीमांत लागत LMC के बराबर होता है। फर्म का संतुलन P बिंदु पर होता है। फर्म में O के मात्रा जो है बेचकर न्यूनतम औसत लागत OR जो होता है मिनिमम प्राइस होते हैं पर उत्पादन करती है, फर्म को यह समान लाभ प्राप्त होता है। अतः जो प्राइस जो है LAC लॉन्ग जो होता है ना, उसके बाद LMC और LAR और LMR इस काल में कीमत उत्पादन लागत पर निर्भर करती है, जो स्वयं उत्पादक नियम पर आधारित है। बच्चों यहाँ पर चित्र दिया गया है, आपको देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर। अब वो देखते हैं मांग तथा पूर्ति वक्रों के उपकरणों का सरल उपयोग किस प्रकार अपन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर जो है पूर्ति जो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार व्यवस्था में किसी वस्तु की कीमत उसकी मांग और पूर्ति के संतुलन पर निर्भर होती है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि संतुलन कीमत कमजोर वर्ग एवं छोटे उत्पादकों के हित में हो। तब जरूरी नहीं कि उत्पादन छोटे या कमजोर वर्ग के लिए हो। अतः इन्हें राहत पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार अवश्य वस्तुओं की उच्चतम कीमत सीमा जो है प्राइस सेलिंग निर्धारित कर देती है। यह कीमत सीमा संतुलन कीमत से कम होती है, मतलब जो बताया गया उसमें से कम होती है। ठीक इसी प्रकार सरकार किसानों उत्पादकों के हित में न्यूनतम कीमत जो होता है फ्लोर प्राइस सिंपल प्राइस निर्धारित कर देती है, जो कि संतुलन कीमत से अधिक होती है। इस प्रकार सरकार की कीमत नियंत्रण नीति के दो रूप है। पहला उच्चतम कीमत सीमा, मतलब से प्राइस जो सेलिंग होता है। उच्चतम कीमत से अभिप्राय है एक वस्तु की अधिकतम कीमत को संतुलन कीमत से कम स्तर पर तय करने से होता है, अर्थात उच्चतम कीमत से आशय उस अधिकतम कीमत से है जो विक्रेता अपनी वस्तुओं के लिए क्रेता से वसूल कर सकता है। सरकार जो अक्सर इस कीमत को वस्तु की संतुलन बाजार कीमत से कम निश्चित करती है ताकि निर्धन व्यक्ति से खरीदने में सक्षम हो। इससे समझ आया बच्चों, क्योंकि उच्चतम रहता है कीमत लेकिन सरकार उसको निम्न किया जाता है। यहाँ पर रेखा चित्री है ना, प्रदर्शन जो है उच्चतम निर्धारित कीमत की दशा और न्यूनतम निर्धारित कीमत की दशा को संलग्न निम्न चित्र में प्रदर्शित किया गया है। जब सरकार संतुलन की कीमत से कम कीमत निर्धारित करता है, जितना दिया जाता है उससे कम, तो मांग की तुलना में पूर्ति कम हो जाती, मतलब पूर्ति नहीं हो पाती। मान लीजिए स्वतंत्र बाजार में चावल की संतुलन कीमत 30 रुपये प्रति किलो निर्धारित होता है और इसी कीमत पर चावल की मांग और पूर्ति दोनों बराबर रहता है। और जब जो है सरकार जो है हस्तक्षेप करके चावल की कीमत में 20 रुपये निश्चित कर देती है, तो चावल की मांग बढ़कर 80 टन हो जाएगा और पूर्ति गिरकर 40 टन रह जाएगा। इससे मांग और पूर्ति में संतुलन पैदा हो जाता है, क्योंकि मांग की संतुलन में पूर्ति 40 टन कम है। कालाबाजारी और राशनिंग प्रणाली इसके क्रम से परिणाम और उपाय होते हैं। तो दूसरी ओर देखेंगे, जब सरकार उत्पादकों के हितों में संतुलन कीमत से अधिक समर्थन मूल्य में घोषित करती है तो मांग की तुलना में पूर्ति बढ़ जाती है। जैसे मान लो सरकार चावल की कीमत 40 रुपया किलो निर्धारित करती है, फलस्वरूप पूर्ति बढ़ाकर 80 टन और मांग गिराकर 40 टन रह जाती है। जैसे 40 और जो है 60 में करके तो जो है टन जो है चीनी अनबिका रह जाएगा यहाँ पर सब, है ना। तो जैसे चित्र में विशेष के रूप में दिखाया गया है, ऐसे हाल में सरकार स्वयं
घोषित कीमत पर वस्तु खरीदकर उत्पादकों हितों की रक्षा करती है। ऐसी स्थिति में निम्न परिणाम सामने आते हैं। आप देखते हैं बच्चों, यहाँ पर तो सबसे पहले रेशनिंग मतलब होता है वहाँ पर दुकान जो आप लेते हैं वहाँ पर। इस प्रणाली में आवश्यक वस्तुओं के जो है न्यूनतम मात्रा को संतुलन कीमत से कम कीमत पर बेचता है वहाँ पर, ताकि कमजोर समुदाय को सस्ती कीमत पर वस्तु की पूर्ति की जा सके। इस व्यवस्था में उपभोक्ता को राशनिंग या कूपन दिया जाता है ताकि वह सस्ती कीमत पर वस्तु राशन दुकान से खरीद सके। परंतु राशनिंग व्यवस्था के जरिए उच्चतम कीमत तय करने के नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे काला बाजारी। आपका देखते हैं, सभी लोग जानते हैं काला बाजारी उस स्थिति को कहते हैं जब सरकार द्वारा तय की गई कीमत से ऊंची कीमत पर वस्तु को गैर कानूनी ढंग से बेचा जाता है। काला बाजारी के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे विक्रेता द्वारा अधिक लाभ कमाने की इच्छा, सरकारी तंत्र का ढीला हो जाना इत्यादि जो होता है काला बाजारी के मुख्य कारण बच्चों है ना। काला बाजारी को स्थिति को नियंत्रित करने के सरकार दोहरी कीमत प्रणाली की नीति अपनाई जाती है। पहले दूसरा देखेंगे न्यूनतम कीमत सीमा जो होता है फ्लोर प्राइस में न्यूनतम कीमत से सरकार द्वारा संतुलित कीमत से ऊपर तय की गई उस न्यूनतम कीमत से होता है जो उत्पादक को उत्पादन के लिए दी जानी चाहिए। मतलब जो रहता है सरकार उसको कम कीमत में गरीब के लिए उपयोगी किया जाता है बच्चों, है ना। तो इस प्रकार आप आगे देखेंगे जब सरकार को लगता है कि मांग और पूर्ति की शक्ति द्वारा निर्धारित कीमत उत्पादकों दृष्टि से न्याय संगत नहीं है, तब वह न्यूनतम कीमत तय करता है, जिसे समर्थन मूल्य भी कहा जाता है। आपको सबको मालूम है, जैसे अब समर्थन पर पेपर में दिया समर्थन मूल्य दिया जाए, किसानों को कहा जाता है बच्चों यहाँ पर, तो वही समर्थन मूल्य जितना वो बताया गया था। उदाहरण है ना, कृषि से समर्थन कीमत क्रयक्रम तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम होता है। भारत सरकार बहुत से कृषि उत्पादकों जैसे गेहूं, गन्ना आदि के लिए कई प्रकार की कीमत समर्थन मूल्य कार्यक्रम चलाई जाती है, अभी बताया बच्चे मैंने है ना। और सामान्यतः न्यूनतम कीमत को इन वस्तुओं की बाजार मूल्य द्वारा तय की गई तय कीमत से ऊंची कीमत पर निर्धारित रहता है। न्यूनतम कीमत के प्रभावों को चित्र की सहायता से बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। संतुलन ई बिंदु पर निर्धारित होती है, जबकि गेहूं की मांग वक्र डी आपूर्ति एस एक दूसरे को काटती हैं। पी संतुलन की जो है कीमत निर्धारण कर रहा है, यहाँ पर कितना रहेगा। तो इस प्रकार देखिए माना कि उत्पादकों के हितों के संरक्षण के लिए सरकार OP2 को न्यूनतम कीमत घोषित कर देती है ना, जो कि संतुलन कीमत OP से अधिक रहता है वहाँ पर। और इसी प्रकार समर्थन जो है, इस समर्थन कीमत जो OP2 पर पूर्ति की जाने वाली मात्रा OQS मांगी जाने वाली मात्रा OQD से अधिक है, तो यह बाजार में अतिरेक की स्थिति उत्पन्न कर देती है, जो कि MN के बराबर है, इस सरकार द्वारा खरीदा जा सकता है मिनिमम प्राइस के अंतर्गत। इस प्रकार बच्चों आपको जो है पाठ जो है पूर्ण प्रतियोगिता अंतर्गत पाठ 7 जो है समाप्त होता है ना, चौथा भाग से। गुड डे बेटा।